हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं द लास्ट वॉरियर अ मैसेंजर ऑफ डार्कनेस। ये मूवी इस सीरीज का थर्ड और फाइनल पार्ट है जो कुछ ही दिन पहले रिलीज हुआ है और इस मूवी के मैंने पहले 2 पार्ट एक्सप्लेन करके अपने चैनल पर डाल दिए हैं, जिनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिए हैं और ऊपर आई बटन में भी आपको शो हो रहे होंगे। सीरीज को और कैरेक्टर्स को समझने के लिए पहले 2 पार्ट की एक्सप्लेन भी जरूर देखें। मैं दावा करता हूं कि ये 3 मूवीज की सीरीज आपको बिल्कुल भी बोर नहीं करेगी। और अब वीडियो शुरू करने से पहले आप सब दोस्तों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें और साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो एंड पे लाइक जरूर करें। और अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। फिल्म के शुरू में हम जादूगरनी गलीना को देखते हैं जो काले पानी के तालाब के पास खड़े होकर कहती है कि मुझे मेरे मकसद में कामयाब होने के लिए जादुई दुनिया से एक साथी चाहिए। इसके बाद उस काले पानी में से एक योद्धा निकलता है जो बहुत ही शक्तिशाली है और वो जादुई दुनिया से गलीना का साथ देने के लिए आया है। इसी के साथ सीन कट होता है और फिल्म के अगले सीन में हम इवान और बेलिसा को देखते हैं जिन्होंने इस जादुई दुनिया में एक छोटा सा गांव बसा लिया होता है और इस दुनिया में वो बहुत खुश होते हैं। वहीं दूसरी तरफ इवान और बेलिसा की शादी के जश्न की तैयारियां हो रही होती हैं जिसमें तमाम गांव वाले बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। इवान जादूगरनी बाबा यागा से पूछता है तुम क्या कर रही हो, जिस पर वो कहती है कि मैं झोंपड़ी को अपग्रेड कर रही हूँ, यानी झोंपड़ी के पर उगा रही हूँ, जिसके बाद ये भागने के साथ साथ हवा में उड़ भी पाएगी और मैं ये झोंपड़ी तुम्हें जश्न पर तोहफे के तौर पर दूंगी। इसके बाद बूढ़ा जादूगर इवान को कहता है मुझे काले जादू की गंध आ रही है, लगता है कोई खतरा हमारी तरफ आ रहा है। इवान उस जादूगर की बात को ज्यादा सीरियस नहीं लेता और हंसने लगता है। अभी उनमें बातें चल ही रही होती हैं कि तभी एक बहुत बड़ी चींटी वहां आ जाती है जिसे देखकर सब लोग डर जाते हैं, लेकिन इवान उस चींटी को पकड़कर दूर फेंक देता है। इवान लोगों को भरोसा दिलाता है कि अब खतरा नहीं है कि तभी वहां तय खाने वाला 3 सर वाला ड्रैगन, जिसे हमने पहले 2 मूवीज में बहुत छोटा देखा है, वो बहुत बड़ा हो जाता है और उन सब पर हमला कर देता है। इवान अपनी बहादुरी और समझदारी से जैसे तैसे करके उसे लोहे के रिंग में फंसा देता है और वो बूढ़ा जादूगर उस पर अपना जादुई पाउडर फेंकता है जिससे ड्रैगन वापस से छोटा हो जाता है। इवान अब समझ जाता है कि कोई जादुई शक्ति है जो मुसीबतों को उनकी तरफ भेज रही है, लेकिन वो इन सब बातों को इग्नोर करके सोने के लिए चला जाता है। वहाँ उसकी झोंपड़ी में उसे कोस्चे मिलता है जो इवान से कहता है कि क्या तुम अब पूरी तरह तैयार हो, जिस पर इवान बोलता है कि हाँ मैं पूरी तरह तैयार हूँ, लेकिन कोस्चे उसे कहता है कि तुम इस जादुई दुनिया को संभालने के लिए अभी तैयार नहीं हो। इसके बाद कोस्चे उसे बताता है कि किसी को नहीं मालूम कि मैंने अमर होने का फैसला क्यों किया था और ये राज मैं हजारों साल बाद आज सिर्फ तुम्हें बताने लगा हूँ। मैं बचपन में एक अनाथ बच्चा था तो सब लोग मेरा मजाक उड़ाया करते थे और मेरे गुरु एक महान जादूगर थे जो मुझे कहा करते थे कि दुनिया ताकतवर लोगों से डरती है और उनकी इज्जत करती है। फिर मैं ताकतवर होने के लिए उस काले पानी वाले जादुई तालाब के पास चला गया। वहाँ तालाब से पानी पीकर मैं अमर भी हो जाता और दुनिया का ताकतवर इंसान भी बन जाता, लेकिन वहाँ मेरे अंदर की अच्छाई और बुराई आपस में लड़ने लगी। मुझे फैसला करना मुश्किल हो रहा था कि मैं ये काम करूँ या नहीं, लेकिन फिर मेरे अंदर की बुराई जीत गई और मैंने तालाब का पानी पी लिया, जिसके बाद मैं अमर और ताकतवर तो हो गया लेकिन अपनी असली जिंदगी का मजा नहीं ले पाया और हजारों सालों से इस दुनिया पर भटक रहा हूँ। लेकिन इससे भी बड़ा नुकसान ये हुआ कि तब से लेकर अब तक दुनिया पर जितने भी काली शक्तियों वाले शैतान आए वो सब उसी तालाब से आए हैं, यानी हजारों सालों से दुनिया पर जादुई और काली शक्तियों से होने वाली तबाहियों का जिम्मेदार मैं हूँ, क्योंकि दुनिया का मैं ही वो पहला इंसान हूँ जिसने काली शैतानी ताकतों के साथ हाथ मिलाया था। और अब फिल्म के अगले सीन में हम देखते हैं जहां रात के वक्त सब लोग सो रहे होते हैं, तभी बेलिसा पर वो जादुई योद्धा हमला कर देता है, लेकिन बेलिसा उसका काफी मुकाबला करती है पर वो जादुई योद्धा बहुत शक्तिशाली होता है जिस वजह से बेलिसा का उससे मुकाबला करना मुश्किल होता है। वो योद्धा बेलिसा को बेहोश करके बाहर ले आता है जहाँ उसे बूढ़ा जादूगर देख लेता है और वो हवा में एक घंटी बजा देता है। तभी वहाँ गलीना भी आ जाती है और वो अपने फ्लाइंग क्रीचर पर बेलिसा को लेकर वहाँ से चली जाती है। और अब इवान और बाकी सब लोग भी गलीना को जाता देखते हैं, जिसके बाद वो सब लोग बूढ़ी जादूगरनी की झोंपड़ी में बैठकर गलीना का पीछा करने लगते हैं। जादूगरनी बाबा यागा पूरी ताकत से झोंपड़ी को गलीना के पीछे लगा देती है और तभी गलीना हवा में एक पोर्टल बनाती है और उसमें चली जाती है। बाबा यागा अपनी झोंपड़ी को भी उस पोर्टल में ले जाती है और अब वो सब लोग पोर्टल से होकर प्रेजेंट टाइम की दुनिया यानी मॉस्को में आ जाते हैं। दरअसल ये इवान का होम टाउन है जहाँ इवान बचपन से जवानी तक पला बड़ा है और अब ये सब लोग झोंपड़ी में गलीना का पीछा कर रहे होते हैं, लेकिन गलीना उनके हाथ नहीं आ रही होती। इवान क्रीचर सर के मुंह में अखरोट भरकर गलीना पर बरसा देता है और शहर के तमाम लोग ये सारे मंजर बड़ी हैरानी से देख रहे होते हैं। तभी झोंपड़ी की टक्कर एक कार से होती है जिससे इवान नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। कोस्चे बाबा यागा को कहता है कि तुम गलीना का पीछा करो, इवान खुद ही हम तक पहुंच जाएगा, रुकने की जरूरत नहीं है।
गलीना अब उनसे थोड़ी ही दूर होती है कि तभी वहाँ वो जादुई योद्धा आ जाता है और वो उनकी झोंपड़ी को पकड़कर गिरा देता है। कोस्चे उससे लड़ने के लिए आता है, लेकिन वो योद्धा एक ही वार में कोस्चे का सर धड़ से अलग कर देता है और कोस्चे का सर दूर एक औरत की कार में जा गिरता है। फिर वो योद्धा उस क्रीचर सर और कोस्चे के धड़ को पानी में फेंक देता है और वहाँ से चला जाता है। वहाँ इवान को जब होश आता है तो वो गलीना का पीछा करते हुए एक बिल्डिंग के पास पहुँचता है, जिसके दरवाजे में बिलीसा के कपड़ों का एक टुकड़ा फंसा होता है, जिससे इवान को लगता है कि गलीना बिलीसा को यहीं से लेकर गई है और वो उस बिल्डिंग की छत पर चला जाता है, जहां उसे कुछ भी नहीं मिलता। और तभी वहां बाबा यागा, वो बूढ़ा जादूगर और बैरो भी पहुंच जाता है। उन्हें वहां फायर बर्ड का पंख मिलता है, जिससे उन्हें लगता है कि बिलीसा को गायब करने में फायर बर्ड भी गलीना के साथ मिला हुआ है। इवान पूछता है कि ये फायर बर्ड क्या है, जिस पर बाबा यागा और वो बूढ़ा जादूगर उसे बताता है कि आज से 500 साल पहले फायर बर्ड हमारी जादुई दुनिया में रहा करते थे, लेकिन फिर कोस्चे ने उनमें से काफी बर्ड्स को मार डाला था, सिर्फ अपनी बादशाहत और खौफ को कायम रखने के लिए। क्योंकि हमारी जादुई दुनिया पर कोस्चे ने हजारों साल से बादशाहत की है और इनमें से कुछ फायर बर्ड्स इस दुनिया में आ गए थे और यहाँ पर वो रूप बदलकर लोगों के साथ रहते हैं। इवान कहता है कि हमें उसके पास जाकर गलीना के बारे में पता करना चाहिए। और अब फिल्म के अगले सीन में हम इस औरत को देखते हैं जिसकी कार में कोस्चे का सर गिरा था। वो कोस्चे के सर को एक खिलौना समझकर अपने बेटे को दे देती है, लेकिन फिर वो इसे कुछ अजीब सा समझकर घर से बाहर फेंकने जाती है। वहाँ वो क्रीचर सर और कोस्चे पानी से बाहर आ जाते हैं। उन्हें वहाँ एक बाइक खड़ी नजर आती है। कोस्चे उस बाइक को लेकर अपने सर को ढूंढने निकल पड़ता है और अपने सर को ढूंढता हुआ वो उस औरत के पास आ जाता है। वो अपना सर उस औरत से लेकर अपने धड़ पर लगा लेता है, जिसे देखकर वो औरत बहुत हैरान होती है और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इवान और बाकी सब लोग बिल्डिंग से नीचे आ चुके होते हैं और अब इवान बाबा यागा को मना करता है कि तुम अपनी झोंपड़ी को यहाँ रुकने का बोलो, क्योंकि अब हम मॉस्को में हैं और यहाँ हम आगे का सफर टैक्सी में करेंगे। इसके बाद वो लोग एक टैक्सी में बैठ जाते हैं और फायरबर्ड को ढूंढने के लिए एक होटल की तरफ चल पड़ते हैं। रास्ते में बाबा यागा इवान के मोबाइल को चिड़िया बनाकर कोस्चे के पास भेज देती है ताकि वो इसके जरिए कोस्चे से राब्ता कर सके, और जब वो चिड़िया कोस्चे के पास पहुंचती है तो वो क्रीचर सर उसे खा जाता है। दूसरी तरफ हम जादूगरनी गलीना को देखते हैं जिसने बेलिसा को बांध रखा होता है और कोई जादू कर रही होती है। बेलिसा उससे कहती है कि तुम्हारे किसी भी जादू का असर इवान पर नहीं होगा, वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं, वो मेरे लिए यहाँ जरूर आएगा। जिस पर गलीना उसे कहती है कि मैं तो खुद चाहती हूँ कि इवान यहाँ आए, आखिर एक बेटे को अपनी माँ के पास आना ही पड़ता है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि जादूगरनी गलीना इवान की असली माँ है। ये सुनकर बेलिसा बहुत हैरान होती है और अब अगले सीन में हम इवान और उसके साथियों को देखते हैं जो एक होटल के पास पहुंचते हैं जहां उन्हें लगता है कि वो फायरबर्ड हो सकता है। वो सब लोग सिक्योरिटी को चकमा देकर होटल के अंदर चले जाते हैं और जैसे ही वो होटल के अंदर आते हैं तो फायरबर्ड का पंख जलने लगता है। बूढ़ा जादूगर उस दरवाजे पर जादू करता है, जिसके बाद वो दरवाजा किसी जादुई कमरे में बदल जाता है और जब वो लोग दरवाजे के अंदर जाते हैं तो उन्हें बहुत ही हैरान करने वाला मंजर दिखाई देता है। उन्हें वहाँ एक बहुत ही खूबसूरत दरख्त दिखाई देता है जिस पर वो फायरबर्ड आराम कर रहा होता है। इवान उस खूबसूरत दरख्त और फायरबर्ड को देखकर बहुत हैरान होता है और तभी उसका हाथ लगने से एक वास टूट जाता है, जिसकी आवाज से वो फायरबर्ड उठ जाता है और उठते ही वो फायरबर्ड चिल्लाने लगता है और अपनी असिस्टेंट से कहता है कि ये बाहर वाले लोग मेरे रूम में कैसे आए, इन्हें यहाँ से भगाओ। तभी बूढ़ा जादूगर उस फायरबर्ड को कहता है कि हमें गलीना को ढूंढने में तुम्हारी मदद चाहिए, क्योंकि आखिरी समय हमने जहां गलीना को देखा वहां हमें तुम्हारा पंख मिला है। जिस पर वो फायरबर्ड कहता है कि मैंने गलीना को कभी नहीं देखा, और तभी इवान अपनी तलवार उस बर्ड को दिखाकर धमकाता है और कहता है कि अगर तुमने सच नहीं बताया तो मैं तुम्हें काट डालूंगा। लेकिन वो फायरबर्ड फिर भी उसे कहता है कि मेरे पंख गिरकर इधर उधर उड़ते रहते हैं, हो सकता है कि मेरा कोई पंख गलती से वहां चला गया हो। और तभी उस बर्ड को पेट में दर्द होने लगता है क्योंकि उसका अंडा देने का वक्त आ चुका था और उसके तमाम साथी उसे आकर चारों तरफ से घेर लेते हैं और इसके बाद वो फायरबर्ड एक अंडा देता है। बूढ़ा जादूगर इवान को बताता है कि एक फायरबर्ड अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ एक ही बार अंडा देता है और वो इसकी हिफाजत अपनी जान से भी बढ़कर करते हैं। अगर तुम इस अंडे को तोड़कर दुनिया का कोई भी सवाल पूछोगे तो ये उसका जवाब देगा, लेकिन याद रखना कि ये अंडा फायरबर्ड की जिंदगी की सबसे खास चीज है। इसके बाद उस फायरबर्ड की असिस्टेंट उसे कहती है कि आपके कॉन्सर्ट का टाइम हो चुका है, अब आपको जाना चाहिए। जिसके बाद वो तमाम बर्ड कुछ दाने खाने लगते हैं और उन्हें खाने के बाद वो इंसानी रूप में आ जाते हैं। ये मंजर देखकर बैरो बहुत हैरान होता है और वो एक मोतियों की माला के बदले कुछ दाने मांगता है ताकि वो भी इंसानी रूप में आ सके। जिसके बाद वो फायरबर्ड उसे कुछ दाने दे देता है और उसे खाने के बाद बैरो भी एक इंसानी रूप में आ जाता है।
जिसे देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं और इसके बाद वो फायरबर्ड सब पर चिल्लाने लगता है और उन्हें वहां से जाने को कहता है। वो सब लोग उस रूम से बाहर आ जाते हैं, लेकिन इवान किसी तरह चालाकी से वो अंडा चुरा लेता है, जिसे देखकर वो सब लोग बहुत हैरान होते हैं। और अब फिल्म के अगले सीन में हम देखते हैं कि वो सब लोग अंडा तोड़ने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन अंडा किसी भी तरीके से नहीं टूटता। और तभी लाइट चली जाती है। लाइट बंद होते ही उस अंडे पर कुछ लिखा नजर आता है और अंडे पर लिखा होता है कि ये अंडा कल टूटेगा, जिसकी वजह से वो सब लोग रात के 12 बजने का इंतजार करने लगते हैं। लेकिन 12 बजने के बाद भी वो अंडा नहीं टूटता और ये देखकर इवान बहुत गुस्से में आ जाता है और घर से बाहर चला जाता है। उसे बस इस चीज का डर था कि बेलिसा किस हाल में होगी। और अब जब सुबह इवान वापस घर आता है तो वो बूढ़ा जादूगर उसे बताता है कि मुझे याद आ गया कि ये अंडा कैसे टूटेगा। ये आने वाले कल में नहीं बल्कि बीते कल में टूटेगा, और अगर हमें बीते हुए कल में जाना है तो हमें टाइम क्रिस्टल की मदद लेनी होगी, जिसे कीकी मोरी नामी विच संभालती है। और उस टाइम क्रिस्टल को कीकी मोरी विच ने लोगों के थोड़े थोड़े टाइम को चुराकर हजारों सालों में बनाया है। इसके बाद वो सब लोग कीकी मोरी के पास पहुंचने के लिए निकल पड़ते हैं, जहां इवान रास्ते में फोन मिलाता है कि वो चिड़िया कोस्चे तक पहुंची है या नहीं। तभी मोबाइल की रिंग उस क्रीचर सर के मुंह से बजती है, क्योंकि इस क्रीचर सर ने उस चिड़िया को खा लिया था। इसलिए कोस्चे उस सर को अब थप्पड़ मारकर फोन को बाहर निकालता है और उस पर इवान से बात करने लगता है। इवान कॉल पर उसे कीकी मोरी के पोस्ट ऑफिस के पास आने के लिए कहता है, जिसके बाद कोस्चे वहां के लिए निकल पड़ता है। वहां वो सब लोग भी कीकी मोरी के पोस्ट ऑफिस पहुंच जाते हैं। बाकी सब लोग तो पोस्ट ऑफिस के अंदर चले जाते हैं, लेकिन वो बूढ़ा जादूगर अभी बाहर ही होता है कि तभी वहां बेलिसा आ जाती है, जिसे देखकर वो बूढ़ा जादूगर बहुत हैरान होता है और उसे कहता है कि हम लोग तुम्हें ही ढूंढ रहे थे। लेकिन तभी बेलिसा अपना रूप चेंज कर लेती है और हमें पता चलता है कि वो बेलिसा के रूप में गलीना थी और वो उस बूढ़े जादूगर को बंदी बनाकर अपने साथ ले जाती है। इधर इवान पोस्ट ऑफिस के अंदर कीकी मोरी से कहता है कि तुम्हें अपनी पहचान छुपाने की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ टाइम क्रिस्टल के पास ले जाओ। जिस पर डरकर कीकी मोरी उसे टाइम क्रिस्टल के पास ले आती है, लेकिन वहां आकर वो इवान के बहुत तरले करती है और उसे कहती है कि अगर तुम इस क्रिस्टल को ले जाओगे तो मेरी हजारों सालों की मेहनत जाया हो जाएगी और हम इसके सहारे ही जिंदा रहते हैं। लेकिन इवान उसकी एक भी नहीं सुनता और उस टाइम क्रिस्टल को वहां से ले लेता है और इसके बाद वो सारी जगह जहाँ क्रिस्टल बन रहा था वो तबाह हो जाती है। और अब इवान क्रिस्टल लेकर पोस्ट ऑफिस के बाहर आ जाता है और तभी वहां पर वो फायरबर्ड अपने साथियों के साथ आ जाता है, क्योंकि उसे मालूम था कि उसका जादुई अंडा इवान के पास ही है। वो इवान को चारों तरफ से घेर कर उसे कहता है कि तुमने मेरा अंडा क्यों चुराया, लाओ उसे मुझे वापस करो वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। तभी वहां पर कोस्चे आ जाता है और उसे देखकर वो तमाम बर्ड्स डर जाते हैं और वहां से चले जाते हैं। इसके बाद कोस्चे उस टाइम क्रिस्टल को तलवार के पास रखता है, जिससे टाइम क्रिस्टल की सारी ताकत तलवार के अंदर आ जाती है और कोस्चे उस तलवार को घुमाकर हवा में बीते हुए कल का एक पोर्टल बनाता है। और जैसे ही इवान उस पोर्टल में अंडे को डालता है तो अंडा टूट जाता है और इवान उस अंडे से पूछता है कि बेलिसा कहाँ है। और तभी उस अंडे में से एक नीले रंग की रोशनी निकलती है और दूर जाने लगती है, जिसके बाद इवान और बाकी सब लोग उस नीली रोशनी का पीछा करने लगते हैं और वो नीली रोशनी इवान को गलीना के पास ले आती है। इवान को देखकर गलीना वहां से भागने के लिए अपने क्रीचर पर बैठ जाती है और तभी इवान उस क्रीचर को पकड़ लेता है और वो क्रीचर हवा में इवान को अपने साथ ऊपर ले जाता है। आखिर में गलीना अपने जादू से इवान को नीचे गिरा देती है, लेकिन बिल्कुल ठीक समय पर इवान के साथी वहां पर झोंपड़ी लेकर आ जाते हैं, जिससे इवान बच जाता है। और अब गलीना पोर्टल बनाकर वहां आ जाती है जहां उसने बेलिसा को बंदी बनाकर रखा होता है और इवान भी अपनी झोंपड़ी लेकर उस पोर्टल के अंदर चला जाता है। लेकिन गलीना अपने जादू से झोंपड़ी को चारों तरफ से बंद कर देती है, जिससे इवान के साथी झोंपड़ी के अंदर ही फंस जाते हैं। और अब इवान उस जगह को चारों तरफ देखता है तो उसे एक जगह बेलिसा नजर आती है और जैसे ही इवान बेलिसा की तरफ बढ़ता है तो गलीना उसकी कमर में तलवार मारकर उसे मार देती है। इवान बेलिसा को अधमरी हालत में देखकर बहुत ही दुखी हो जाता है और गुस्से में आकर गलीना को मारने के लिए उसके पीछे जाता है, जहां वो गलीना को देखते ही अपनी तलवार उसके पेट में घुसा देता है। लेकिन इसके बाद हमें पता चलता है कि वो जादूगरनी गलीना नहीं बल्कि बूढ़ा जादूगर था, जिसका गलीना ने अपने जादू से रूप चेंज किया हुआ था। ये देखकर इवान बहुत दुखी हो जाता है, जिस पर वो बूढ़ा जादूगर उसे कहता है कि इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं था, ये सब उस जादूगरनी का कसूर है। इसके बाद इवान जब गुस्से में आकर असली वाली गलीना को मारने के लिए आगे बढ़ता है तो वो जादूगरनी एक लोरी गाने लगती है, जिसे सुनकर इवान रुक जाता है और बहुत हैरान होता है, क्योंकि ये लोरी बचपन में उसकी माँ गाया करती थी, यानी कि गलीना ही उसकी असली माँ है। और अब वो जादूगरनी गलीना इवान को बताती है कि मैं ही तुम्हारी माँ हूँ और तुम्हारे पैदा होने से पहले ही जादूगर ने तुम्हें एक बड़े काम के लिए चुन लिया था।
और शैतान से बचने के लिए तुम्हारे बाप ने तुम्हें इस दुनिया में भेज दिया, जहां तुम्हारे अंदर की अच्छाइयों ने तुम्हें अब तक शैतान बनने से रोके रखा। लेकिन इसलिए मैंने बिलीसा को गायब किया था ताकि तुम्हारे अंदर के शैतान को जगाया जा सके, जिसमें शायद मैं कामयाब भी हो गई हूँ, क्योंकि मैंने ही वहाँ फायरबर्ड का पंख रखा था, जिससे तुमने फायरबर्ड का अंडा यानी उसकी जिंदगी की सबसे कीमती चीज उससे छीन ली। और साथ ही तुमने कीकी मोरी का टाइम क्रिस्टल चुराकर उसकी हजारों साल की मेहनत को तबाह कर दिया है। ये सब सुनकर इवान बहुत हैरान होता है और तभी उसके अंदर की बुराइयां और शैतान उस पर हावी होने लगती हैं। दूसरी तरफ किसी तरह करके वो जादूगरनी झोंपड़ी का दरवाजा खोल लेती है और अपने साथियों के साथ बिलीसा के पास पहुंच जाती है, जहां वो देखती है कि बिलीसा में अभी भी कुछ सांसें बाकी हैं और वो अपना नीले रंग का रक्त बिलीसा को पिलाती है, जिससे बिलीसा दोबारा जिंदा हो जाती है। और बिलीसा इवान के पास जाती है और वो उसे खुद पर काबू करने का कहती है, जिसके बाद इवान अपने आप पर काबू पा लेता है। इसके बाद कोस्चे गलीना से लड़ने जाता है, लेकिन गलीना अब बहुत शक्तिशाली हो चुकी होती है, जिसकी वजह से वो बहुत आसानी से कोस्चे को हरा देती है। और अब कोस्चे इवान से कहता है कि तुम्हारे पास टाइम क्रिस्टल है, उसकी मदद से तुम उस वक्त में जाओ जहां मैंने पहली बार उस तालाब से पानी पिया था, क्योंकि मेरी उस गलती के बाद ही काली दुनिया से शैतानों ने आना शुरू किया था। अगर तुम वहां जाकर मुझे वो गलती करने से रोक दो तो हो सकता है ये दुनिया फिर से ठीक हो जाए। इधर बैरो गलीना से लड़ने आता है, लेकिन वो अपने जादू से उसे दोबारा मेंढक बना देती है। तभी बाबा यागा बैरो को बचाती है, जिसके बाद गलीना अपनी तलवार हवा में बाबा यागा को मारने के लिए फेंकती है, जो बैरो को आकर लग जाती है, जिससे बैरो मर जाता है। ये देखकर जादूगरनी बाबा यागा बहुत गुस्से में आ जाती है और वो अपने जादू से गलीना पर हमला करती है, लेकिन गलीना बहुत आसानी से उसका मुकाबला करके उसे भी मार देती है। तब इवान गलीना को रोकने के लिए उस पोर्टल में चला जाता है जिस समय कोस्चे ने उस तालाब से पानी पिया था। और अब जैसे ही इवान उस पोर्टल में जाता है तो गलीना बिलीसा को भी मार देती है। वहां पोर्टल में इवान कोस्चे को पानी पीने से मना करता है, लेकिन तब भी वहां पर वो योद्धा आ जाता है और वो इवान से लड़ने लगता है, जिसके बाद उन दोनों में काफी मुकाबला होता है। तब वो योद्धा इवान से कहता है कि तुम मुझे बिल्कुल भी हरा नहीं सकते, क्योंकि तुम मुझे नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। इसके बाद वो योद्धा अपने चेहरे से मास्क हटाता है, जिसे देखकर इवान बहुत हैरान होता है, क्योंकि वो योद्धा भी इवान ही है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि वो योद्धा इवान की ही काली परछाई है, यानी उसके अंदर का शैतान है। और इसके बाद वो योद्धा इवान को ये भी बताता है कि जहाँ भी तुमने मुझे देखा वो मैं नहीं था, बल्कि तुम ही थे, और वो मैं ही था जो तुम्हें अपने बस में करके सारे गलत काम करवाया करता था। ये सुनकर इवान बहुत गुस्से में आ जाता है, लेकिन तभी वो अपना दिमाग चलाता है और उसे कहता है कि अगर तुम मेरा ही रूप हो, यानी मेरे अंदर का ही शैतान हो, तो तुम मेरे दिमाग में हो, मेरे सामने नहीं, यानी मैं जो सोचूंगा वो तुम्हारे साथ हो सकता है। और इसके बाद इवान अपने दिमाग में कुछ सोचता है और एक बड़ा बंकर आकर उस योद्धा पर गिर जाता है, जिस पर इवान मुस्कुराने लगता है। इसके बाद इवान जैसे जैसे उस योद्धा से डरना कम हो जाता है, वो योद्धा छोटा होने लगता है और वो उस योद्धा को उठाकर उस काले पानी में फेंक देता है। और अब इस सब के आखिर में इवान छोटे कोस्चे से कहता है कि तुम एक अच्छे लड़के हो, तुम्हें अपने अंदर की अच्छाई को सुनना होगा। इवान की बात सुनने के बाद कोस्चे उससे वादा करता है कि वो सारी जिंदगी अच्छे काम करेगा और फिर वो वहां से चला जाता है। जिसके बाद इवान अपनी तलवार से उस काले तालाब को भी खत्म कर देता है। और अब फिल्म के आखिरी सीन में हम इवान के फादर को उसके भाई मोरोमेड के साथ देखते हैं, यानी कोस्चे के राजा ना बनने की वजह से जादुई दुनिया में कभी बुराई आई ही नहीं, जिससे इवान भी कभी प्रेजेंट की दुनिया में गया ही नहीं, और साथ ही उसके तमाम दोस्त भी उसके साथ ही होते हैं, और साथ ही गलीना भी राजा के साथ हंसी खुशी वाली जिंदगी गुजार रही होती है। इसी के साथ ये मूवी और ये सीरीज यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सीरीज बहुत पसंद आई होगी। अगर आप में से किसी ने इस सीरीज का पार्ट 1 या पार्ट 2 नहीं देखा तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। और इस सीरीज को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने बहुत मेहनत की है, जिसके लिए मुझे सिर्फ आपसे एक छोटी सी सपोर्ट चाहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, और साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अपनी कीमती राय का इजहार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर किया करें। और अब मिलते हैं ऐसी ही एक और अच्छी और नई वीडियो में। तब तक के लिए गुड लक।